Hello everyone. Today we are discussing one another topic of your chapter 8th, and the topic's name is India's stand on environmental issues. So India signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol in August 2002. इंडिया ने साइन किया, कब साइन किया क्योटो प्रोटोकॉल को, और अप्रूव कब किया? उन्होंने 2002 में किया। और क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? 1997 में है। अब क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? देखिए 1997 में आया और 2002 में इंडिया ने साइन किया। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, उसके की पॉइंट्स क्या थे कि उन्होंने जो टाइम लिमिट थी फ्यूचर की, उसको 4 ईयर्स के गैप में बांट लिया। जैसे 2008 से 2012 तक पहला वाला उन्होंने टारगेट रखा कि 2008 से 2012 तक जो कंट्रीज़ हैं वो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगी। और उसमें क्या हुआ था कि दो कंट्रीज़ थी, उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक तो ग्लोबल नॉर्थ और एक ग्लोबल साउथ। तो जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ थी उनसे ये कहा गया कि जो आप 1990 में जो जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हो, जितनी भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन आप कर रहे हो, उसका 5.2% मतलब 5.2% आप कम करिए 2008 से 2012 में। उनसे कहा गया कि जो आने वाले साल हैं 2008 और 2012 में, उसमें आप इसका एमिशन कम करिए। और जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ थी उनसे ये कहा गया कि आप ऐसी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ बनाइए, ऐसे काम करिए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया। अब इंडिया ने क्या करा कि 2002 में इंडिया में जो सेकंड कमिटमेंट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल का, 2002 में एक अलग से एक फिर से मीटिंग हुई और ये बात हुई नेक्स्ट 7 ईयर्स की बात हुई, नेक्स्ट 8 ईयर्स की बात हुई कि 2013 से 2020 तक अब कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे। अब ये दोहा एग्रीमेंट था, वहाँ पर ये बात हुई। मतलब 2002 में हुआ क्या जो इंडिया को साइन करना पड़ा, क्योंकि 2002 में क्योटो जो प्रोटोकॉल था उसके बारे में जब डिस्कशन हुआ दोहा में, उसमें कुछ अमेंडमेंट करे गए। तो जो कतर में दोहा है, कतर एक कंट्री है, उसकी जो कैपिटल है वो दोहा है। दोहा में कुछ अमेंडमेंट हुए क्योटो प्रोटोकॉल में 2002 में, और उसमें बात हुई कि 2013 से 2020 तक एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ कि ग्रीन हाउस गैस कम करनी है। आपने देखा फर्स्ट टाइम क्या था, 2008 से 2012 था, अगला हो गया 2013 से 2020 तक। तो उस समय जो इंडिया ने 2002 में जब दोहा में कोई एग्रीमेंट हुआ, उस वक्त उन्होंने क्योटो एग्रीमेंट साइन किया। तो देखिए, India, China and other developing countries were exempted from the requirement of Kyoto Protocol because their contribution to the emission of greenhouse gas during the industrialization period was not significant. अब देखिए, जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये आपको पता है कि उसमें इंडिया और चाइना और ब्राज़ील जैसी कुछ कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उनको कहा गया कि आपको ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, और कंट्री से क्या कहा गया कि आप 5.2% कम करेंगे। जो 1990 में आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं उसका 5% आप कम करेंगे, कोशिश करेंगे आप कम करिए, ग्रीन हाउस गैस कम होना चाहिए। और लोगों से जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनसे साइन कराया गया कि आपको कम करना है। लेकिन इंडिया क्या था, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ था, और चाइना भी और ब्राज़ील भी ऐसे कुछ कंट्रीज़ थे जो पुअर थे और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ थे। इनसे ऐसा कहा गया कि आपको एग्जम्प्ट किया गया है, आप प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल में आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, आप ध्यान रखिए, पर आप बाउंड नहीं है ये सब करने के लिए। और ये सब किस लिए कहा गया, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है इसलिए कहा गया क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन, जो कंट्रीब्यूशन है वो चेक किया गया कि हिस्टोरिकली किस कंट्रीज़ ने कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया। तो पता लगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो 17th सेंचुरी है, जो 18th सेंचुरी है, मतलब आप समझिए 18th और 19th सेंचुरी में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो कौन सा टाइम हो गया, 1700 समथिंग में या 1800 समथिंग में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था कंट्रीज़ में, उस समय सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई है। ये हिस्टोरिकली बात प्रूव्ड है। किस समय ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था। उस वक्त कौन सा टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो था 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मीन्स 1700 समथिंग, 19th सेंचुरी मीन्स
1800 समथिंग जितने भी ईयर्स हैं उस ईयर्स में जहाँ पर ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी कंट्रीज़ में हो रहा था, वही थी ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ थी, तो उनसे कहा गया भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल हों। और डेवलपिंग कंट्रीज़ का उस वक्त तो आप देखिए इंडिया तो 1700 समथिंग में, तो आप समझिए कि 1800 समथिंग में तो इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो होना मुश्किल ही है। तो ऐसे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ग्रीन हाउस इमिशन का वो ये बताता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है, इसलिए इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्योटो प्रोटोकॉल साइन करने से एग्जम्पशन मिला है। However, the critics of the Kyoto Protocol point out that sooner or later, both India and China, along with other developing countries, will be among the leading contributors of greenhouse gas emission. अब देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल का जो क्रिटिसिज्म होता है, उसकी जो क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग, वो ये कहते हैं कि जो 80% ऑफ द वर्ल्ड इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम एमिशन रिडक्शन स्टैंडर्ड्स एज वेल एज द पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक हार्म टू द वर्ल्ड। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल वाले कहते हैं कि जो 80% जो कंट्रीज़ हैं, जो 80% कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उनको तो आपने क्या कर रखा है, एग्जम्पशन दे रखा है। वो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए उनको एग्जाम कर रखा है, उनको साइन नहीं कराया क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो जो क्रिटिक्स हैं क्योटो प्रोटोकॉल के, वो ऐसा कहते हैं कि इंडिया, चाइना और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में कंट्रीब्यूटर होंगी, लीडिंग कंट्रीब्यूटर होंगी, क्योंकि ये देश, इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट होना है, तो धीरे धीरे इनके वहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बढ़ना ही जाना है और ये लीडिंग कंट्रीब्यूटर हो जाएंगे। इसलिए वो क्योटो प्रोटोकॉल को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपने इन कंट्रीज़ को एग्जम्पशन क्यों दिया है। अब देखिए अपने एग्जम्पशन को बचाने के लिए इंडिया ने क्या किया, एट G8 मीटिंग इन जून 2005। अब देखिए G8 कंट्रीज़ कौन सी हैं, G8 कंट्रीज़ हैं वो जो 8 कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको G8 कंट्रीज़ बोला जाता है। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ G8 कंट्रीज़ हो सकती हैं, G8 कंट्रीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आप देखिए जो मेन कंट्रीज़ हैं, रशिया है और उसके बाद अमेरिका है और इंग्लैंड है, फ्रांस है, जापान है। तो ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं 8 मेन कंट्रीज़ को, और कनाडा है। देखिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं G8 में, आप फिर से इसको काउंट कर लीजिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US, ये 8 कंट्रीज़ हैं, और रशिया कुल मिला के G8 कंट्रीज़ हैं। तो G8 कंट्रीज़ का समिट हुआ था आपका, कहाँ हुआ था, ये स्कॉटलैंड में हुआ था जून 2005 में ये G8 का समिट हुआ। और इसमें अब आप कहेंगे कि G8 के समिट में इंडिया क्या कर रहा था, लेकिन जो G8 का समिट है उसने 5 डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी अपने ग्रुप में इंक्लूड किया है। G8 मीन्स ग्रुप 8 है। तो 5 डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनको इंक्लूड किया है, वो है ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। ये जो कंट्रीज़ हैं इनको इमर्जिंग इकोनॉमीज़ माना जाता है। वर्ल्ड मानती है कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो G8 के समिट में जो 2005 में हुआ था स्कॉटलैंड के अंदर, वहाँ पर इंडिया गया और इंडिया ने पॉइंट आउट किया कि जो पर कैपिटा एमिशन है, पर कैपिटा एमिशन रेट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर पर कैपिटा एमिशन है, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है और जितना इंडिया के लोग पर कैपिटा बेस पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं, वो तो डेवलप्ड कंट्री के एमिशन के एक फ्रैक्शन है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम पार्ट है उसका। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिया इज ऑफ द व्यू दैट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ curbing emission rest with the developed countries which have accumulated emission over a long period of time। तो इंडिया ने G8 जहाँ मीटिंग हुई, G8 कंट्रीज़ की, ग्रुप 8 की जो मीटिंग हुई, तो उसमें ये बोला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एमिशन तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके एमिशन का फ्रैक्शन है बस। और उन्होंने ये भी बोला कि उनका तो एक फ्रैक्शन है, और ये भी बोला कि जो हमें प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल है कि
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR, जो CBDR है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी इंडिया ने कहा कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इंडिया का इमिशन तो बहुत ही कम है। और इंडिया का ये मानना है कि जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन इमिशन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ही कर रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक इमिशन किया है, और उसकी वजह से सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग हुई है और क्लाइमेट चेंज हुआ है। India's international negotiation position relies heavily on the principle of historic responsibility as enshrines in the UNFCCC। अब देखिए इंडिया का जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन है, जो इंडिया इंटरनेशनली अपने आप को बचाता है, अपने आप को क्योटो प्रोटोकॉल में एग्जम्पशन का सपोर्ट इसलिए करता है कि वो कहता है कि मैं प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भरोसा करता हूँ, जो कि UNFCCC में बताया गया है। अब हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड थे उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय, जो 18th और 19th सेंचुरी के समय उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, और इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसी समय जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हुआ है, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हुआ है, ऐसा सारी कंट्रीज़ मानते हैं, साइंटिफिकली ये माना जाता है। तो इंडिया भी इसी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। This acknowledgement that developed countries are responsible for more historical and current greenhouse gas emission and emphasize that economic and social development are the first and overriding priorities of the developing countries party। वो तो अब देखिए जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या एक्नॉलेज करती है, वो ये मानती है, जो प्रिंसिपल है उसका ये मानता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वही हिस्टोरिकली भी रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए। पहले भी इन्होंने किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय, और अभी भी वो कर रही हैं, करेंटली भी वो कर रही हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका क्या एम्फेसिस है, वो चाहती हैं कि उनकी प्रायोरिटी है डेवलप करना, कंट्रीज़ को डेवलप करना, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा ठीक कर देना, तो उनको डेवलपमेंट करना ही है। सो इंडिया इज़ वेरी ऑफ रीसेंट डिस्कशन within UNFCCC about introducing binding commitment or rapidly industrializing countries such as Brazil, India, China, तो इंडिया टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो इंडिया क्या है इस बात के लिए बहुत ही केयरफुल है, वॉरी मीन्स केयरफुल है, कॉशियस है, अलर्ट है। किस बात के लिए अलर्ट है कि UNFCCC में एक डिस्कशन चल रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसको इंडिया वर्ल्ड कहता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इन कंट्रीज़ को भी क्योटो प्रोटोकॉल साइन करने के लिए एक बाइंडिंग कमिटमेंट के बारे में बात हो रही है कि इसका इंट्रोडक्शन हो और इनसे भी साइन हो क्योटो प्रोटोकॉल, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हो जाए इन कंट्रीज़ से। तो इंडिया का ये कहना है, इंडिया उसके बारे में अलर्ट है, इंडिया जानता है कि UNFCCC में एक डिस्कशन हो रहा है, तो इंडिया फील्स दिस कंट्रावेंस द वेरी स्पिरिट ऑफ UNFCCC। इंडिया का ये मानना है कि जो हम ये डिस्कशन चला रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनको भी हमको एक एग्रीमेंट साइन करा देना है क्योटो प्रोटोकॉल में। तो इंडिया का ये मानना है कि ये जो UNFCCC है उसके जो बेसिक स्पिरिट है, जो वेरी स्पिरिट है, उसके अगेंस्ट है, उसको ब्रीच करता है, उसको वॉयलेट करता है। तो कैसे करता है? आपको पता है कि जो UNFCCC था उसमें ये माना गया था, क्या माना गया था? उसमें ये माना गया था कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो ये जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसमें ये माना गया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, कौन सा प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया था? प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मतलब उसमें ये मान लिया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं करी, तो उसके बाद भी आप डेवलपिंग कंट्रीज़ पे इस तरह की बाइंडिंग कमिटमेंट डालेगा तो वो तो उसको कॉन्ट्रावीन करेगा, उसको ब्रेक करेगा, ब्रीच करेगा, वॉयलेट करेगा उसके प्रिंसिपल को, उसके स्पिरिट को।
तो नीदर डज इट सीम्स फेयर टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिया व्हेन द कंट्रीज राइज इन पर कैपिटा कार्बन एमिशन बाय 2030 इज लाइकली टू स्टिल रिप्रेजेंट लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 3.8 टन्स इन 2000। तो इंडिया का ये भी कहना है कि एक तो आप तो UNFCCC के जो स्पिरिट है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसको आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या माना था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया था। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऐसा कहा कि जो इंडिया की पर कैपिटा कार्बन एमिशन होगा 2030 तक, आज 2020 है और 2030 तक, आज से 10 ईयर्स के बाद भी पर कैपिटा, पर पर्सन, पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन, पर हेड जो कार्बन का एमिशन होगा 2030 तक, वो भी वर्ल्ड का जो एवरेज है 2000 में, मतलब जो वर्ल्ड का जो एवरेज है 2000 में, वर्ल्ड का एवरेज 3.8 टन्स है पर पर्सन, तो उसका भी आधा होगा। मतलब जो ईयर 2000 में जो वर्ल्ड का एवरेज था ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, वो 3.8 टन्स था। तो 2030 में भी इंडिया का एमिशन उसका आधा ही होगा। तो इसकी वजह से तो उसमें बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं डालने चाहिए। इंडियन एमिशन आर प्रिडिक्टेड टू राइज फ्रॉम 0.9 टन पर कैपिटा इन 2000 टू 1.6 पर कैपिटा इन 2030। तो इंडिया का प्रिडिक्शन ये माना जाता है कि 2000 में हमारा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन था 0.9 टन्स पर कैपिटा, और ये 2030 तक हो जाएगा 1.6 टन्स पर कैपिटा, बल्कि वर्ल्ड का जो 2000 में एवरेज था वो 3.8 टन्स पर कैपिटा था। तो 2030 में 1.6 टन्स हमारा इंडिया का होने वाला है, तभी भी वो किससे कम है, उसके हाफ से भी कम है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। इंडिया का ये भी कहना है कि हम पहले से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बाइंडिंग कंडीशंस क्यों, कमिटमेंट्स क्यों साइन करा रहे हैं, क्यों आप कोशिश कर रहे हैं हमें ग्रीन हाउस गैस में, हम एमिशन में और उसको कम करें, प्रेशर डेवलपिंग कंट्रीज़ पे क्यों आ रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे क्यों नहीं आ रहा है। इंडिया का ये कहना है कि हम पहले से ही बहुत से ग्लोबल एफर्ट्स कर रहे हैं। अब वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं देखिए। इंडियाज़ नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट्स क्लीनर फ्यूल फॉर द व्हीकल। इंडिया की जो कौन सी पॉलिसी है, इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी है, उस पॉलिसी का नाम क्या है, ऑटो फ्यूल पॉलिसी। तो ऑटो फ्यूल पॉलिसी में क्या होता है कि हमको क्या करना है, क्लीनर फ्यूल यूज़ करना है। आप ऐसा फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते जो ज़्यादा का ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन करता हो। और तो क्लीनर फ्यूल क्या होता है, क्लीनर फ्यूल वो होता है कि जब उसको एथेनॉल के साथ हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना कम करता है, जो सबसे कम करता है वो क्लीनर फ्यूल है। अब देखिए जो नेचुरल गैस है, आपने सुना होगा CNG, आपने सुना होगा जो गाड़ियां हैं उसमें क्या डल रहा है आजकल, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस को माना जाता है कि वो सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करेंगे सोलर एनर्जी से, तो सोलर एनर्जी ज़्यादा क्लीनर हो जाएगा, लेकिन जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का इतना इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, तो जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसमें नेचुरल गैस जो है वो क्लीनेस्ट फ्यूल है। इसलिए आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें आजकल CNG का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। वो क्या है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्लीनेस्ट है, उसमें मीथेन होती है, मीथेन को हाईएस्ट प्रेशर में रखा जाता है। और आपने ये भी सुना होगा LPG और CNG। LPG होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पर CNG सबसे ज़्यादा वो आपका क्लीनेस्ट फ्यूल है। तो इंडिया ने एक पॉलिसी, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, उसको एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, जिसमें कि ये मैंडेटरी है कि आप क्लीनर फ्यूल यूज़ करें व्हीकल्स के लिए। और पहले जो था वो एथेनॉल यूज़ किया जाता था वर्ल्ड में व्हीकल्स के लिए फ्यूल। जब आप पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं तो उस वक्त पहले क्या यूज़ किया जाता था, एथेनॉल यूज़ किया जाता था। और उसमें जो था एथेनॉल बायो, उसमें फिर धीरे धीरे ये पता लगा कि जब हेनरी फोर्ड ने जब पहली अपनी कार बनाई, फोर्ड कार बनाई, तो उसमें एथेनॉल यूज़ करने के लिए मशीन बनाई थी, लेकिन फिर गैसोलीन और डीजल इजी हो गया था, सस्ता हो गया था, तो उन्होंने गैसोलीन और डीजल ये सब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और तब से जो है ये चीज़ें इस्तेमाल होने लगी। अदरवाइज़ पहले एथेनॉल ही यूज़ होता था, वो व्हीकल के लिए भी यूज़ होता था और वो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ होता था। तो उसको बोलते थे मूनशाइन विस्की, उसको बोलते थे मूनशाइन विस्की। मूनशाइन विस्की का मतलब हुआ कि उसको हम, वो ऐसा एथेनॉल है जिसको हम
यूज़ कर रहे थे फ्यूल के लिए भी और अल्कोहल के लिकर के यूज़ के लिए भी उसका इस्तेमाल कर रहे थे। पर धीरे धीरे फिर कौन सी गैसेस आ गई, गैसोलीन आ गया, डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, नेचुरल गैस आ गई, तो उनका इस्तेमाल होने लगा। और अभी जो क्लीनर एयर है, क्लीनेस्ट फ्यूल है, उसको नेचुरल गैस को माना जाता है। और जब से सोलर का इस्तेमाल हो जाएगा तो तब से सोलर उससे ज़्यादा क्लीनर हो जाएगी। तो इंडिया की जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी है वो मैंडेटरी कर रखा कि आप क्लीनर फ्यूल यूज़ करें। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास इन 2001। अब देखिए इंडिया ने दूसरा एक्ट क्या पास किया, एनर्जी कंजर्वेशन का एक्ट, मतलब एनर्जी को कंजर्व करना है, एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है। तो ये एक्ट पास हुआ 2001 में। ये क्या आउटलाइन करता है, आउटलाइंस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। वो कहता है कि एनर्जी को क्या करें, एनर्जी एफिशिएंट बन जाए, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी ठीक हो जाए, हम अपनी जितनी भी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम खुद ही उसको जनरेट करें और उसको हम कंजर्व भी करें, हम उसको बचाएं भी। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। अब देखिए एक और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास हो गया। इंडिया बार बार जो है ग्लोबल एफर्ट्स कर रही है, ग्लोबल एफर्ट्स में प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रही है जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए। और वो क्या है, इलेक्ट्रिक एक्ट ऑफ 2003। तो इलेक्ट्रिक एक्ट ऑफ 2003 क्या कर रहा है, वो कह रहा है रीन्यूएबल जितनी भी एनर्जी है उसका इस्तेमाल आप करें। तो 3 एक्ट पास हो गए आपके। रीसेंट ट्रेंड्स इन इम्पोर्टिंग नेचुरल गैस एंड इनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज शोज दैट इंडिया हैज़ बीन मेकिंग रियल एफर्ट्स। अब देखिए अब क्या है कि नेचुरल गैस के लिए आपने देखा कि गाड़ियों में नेचुरल गैस का इस्तेमाल हो रहा है, तो इंडिया जो है वो नेचुरल गैस को इंपोर्ट कर रही है, पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है। अदरवाइज़ इंडिया सस्ते फ्यूल यूज़ कर सकती थी, लेकिन ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ जाएगा तो वो पैसे खर्च कर रही है नेचुरल गैस के ऊपर। और क्लीन कोल का इस्तेमाल कर, क्लीन कोल का इस्तेमाल क्या होता है, क्लीन कोल ऐसा होगा उसमें जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होगा वो कम होगा। तो कोल से बहुत ज़्यादा होता है लेकिन क्लीन कोल से कम होता है, तो वो खरीद रही है इंडिया। तो पता लग रहा है कि सच में एक रियल एफर्ट्स इंडिया कर रही है। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कीन टू लॉन्च अ नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल। जो इंडिया है वो बायोडीजल के ऊपर भी कुछ काम कर रही है। बायो से मतलब ये है आपको क्या है कि ऐसा डीजल फ्यूल जो कि हम प्लांट्स और एनिमल्स और लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स एस्टर से डेवलपमेंट होता है उसका, बायोडीजल का। तो बायोडीजल का भी इस्तेमाल हो रहा है। यूजिंग अपॉन अबाउट 11 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस बायोडीजल बाय 2011 टू 2012। तो इंडिया जो है वो 11 हेक्टेयर्स लैंड का इस्तेमाल करे जिससे कि वो बायोडीजल का इस्तेमाल कर सके, जितना भी कंपोस्टिंग कर सके और इस तरह से वो बायोडीजल बना सके। एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और इंडिया का जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रनिंग वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड एनर्जी कर सकते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है इंडिया के पास। जब वो करने लग जाएगी तो फिर हमारे पास जो है वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो जाएगा। A review of the implementation of the agreement at Earth Summit in Rio was undertaken by India in 1997. तो देखिए उन्होंने, इंडिया ने क्या करा कि जो अर्थ समिट में बात हुई थी, अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील में जब ये साइन हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने उसका इवेल्यूएशन किया, उसको एनालाइज किया कि क्या क्या उसमें काम हुआ है। 97 में किया, 1997 में। तो वन ऑफ द की कंक्लूजन was that there had been no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally sound technology on concessional terms to developing nations। तो उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला इंडिया ने कि कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं हुई है। किस में नहीं हुई, क्योंकि जब हम अर्थ समिट हुआ था तो उसमें एक साइन हुआ था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या ट्रांसफ़र करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो, और पैसा भी देंगे, फिनेंशियल रिसोर्सेज भी देंगे, और इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी भी कंसेशनल रेट में देंगे, सस्ते में देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ ने दिए ही नहीं। तो इंडिया ने कह दिया कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है इस मामले में। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ना तो उनको एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स पकड़ाए हैं, नहीं कोई प्रोग्रेस हुई है, और टेक्नोलॉजी भी नहीं दे रखी है। तो इंडिया फाइंड इट्स नेसेसरी दैट डेवलप्ड कंट्री टेक इमीडिएट मेजर्स टू प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज विद फाइनेंशियल रिसोर्स एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज
to enable them to meet their existing commitments under UNFCCC। तो इंडिया ये कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, इमीडिएट मेजर लेना चाहिए, फटाफट उनको काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दें, उनको पैसा दें, मदद करें, और उनको जितना भी उनका एग्जिस्टिंग कमिटमेंट है जो उन्होंने साइन कर रखा है UNFCCC में कि हम ऐसा पैसा देंगे, हम नई टेक्नोलॉजी देंगे, हम क्लीन टेक्नोलॉजी देंगे, और दिया नहीं है। तो इंडिया का कहना है कि वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये मदद करनी चाहिए। क्यों मदद करनी चाहिए? क्योंकि अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद नहीं करेंगी तो पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ेगा, और क्लीनर टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, जिससे पूरे वर्ल्ड को ही सफ़र करना है अगर नहीं हो पाएगा। तो आपस में मिलकर काम करना चाहिए। India is also of the view that the SAARC countries should adopt a common position on major global environment issues so that the region's voice carries greater weight। तो अब देखिए इंडिया का ये कहना है, सार्क आपको पता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो इसके मेंबर्स हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया का ये मानना है कि जितनी भी सार्क कंट्रीज़ हैं इन्होंने क्या करना चाहिए, एक कॉमन पोजीशन लेनी चाहिए। जितने भी मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज़ होते हैं, अगर क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का सवाल है, अडॉप्शन का सवाल है, फाइनेंशियल रिसोर्स का सवाल है, कोई भी स्टेप हम ले रहे हैं, कोई भी हम इशू के लिए अपनी पोजीशन बना रहे हैं, तो सार्क कंट्रीज़ को एक कॉमन पोजीशन लेनी चाहिए कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाएगा, इस रीजन की जो वॉइस है उसमें ग्रेटर वेट हो जाएगा, लोग उनकी बात मानने लगेंगे, क्योंकि ये सार्क कंट्रीज़ का ग्रुप है, एक कंट्री की बात नहीं है, ये आपके बहुत सी कंट्रीज़ की बात है। 8 कंट्रीज़ हैं सार्क कंट्रीज़ में, तो ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज़ की अगर एक बात जाएगी तो वर्ल्ड में उस बात की कोई वेट रहेगा और वर्ल्ड उसकी बातें सुनेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।